जीवन बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण 1 सितंबर 1956 को हुआ था और 1 सितंबर 1956 को ही एलआईसी अस्तित्व में आई थी, एलआईसी बनी थी। गैर जीवन बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण 1972 ईस्वी में हुआ था। 1993 ईस्वी में मल्होत्रा समिति बनी थी और 1994 में मल्होत्रा समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। आधुनिक बीमा कारोबार के शुरुआत के संकेत लंदन के लॉर्ड्स कॉफ़ी हाउस में ढूंढे जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवधेश कुमार है। आप इस समय देख रहे हैं गुरु एजुकेशन के यूट्यूब पेज को। इस वीडियो में हम IC38 के कॉमन सेक्शन के अंतर्गत पूरे 50 प्रश्नोत्तर की सीरीज को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। दोस्तों, इस सेक्शन में प्रश्नोत्तर की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस कारण से हम केवल 50 प्रश्नोत्तर को ही लेकर के उपस्थित हैं। बाकी के जो शेष प्रश्नोत्तर हैं उसको लेकर के फिर हम एक नए वीडियो में आएंगे। गुरु दक्षिणा के तौर पर आपसे यही कहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते रहिए। वीडियो में दिखाए गए कोई प्रश्नोत्तर शब्द या वाक्य आपको नहीं समझ में आवे तो आप कमेंट में लिख करके हमसे ज़रूर पूछिए, हम आपको बताने के लिए ही हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं प्रश्नोत्तर की सीरीज। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से कौन सा विकल्प भारतीय बीमा उद्योग के लिए नियामक संस्था है? क नंबर का विकल्प है भारतीय बीमा प्राधिकरण, ख नंबर का विकल्प है भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, ग नंबर का विकल्प है भारतीय जीवन बीमा निगम, घ नंबर का विकल्प है भारतीय साधारण बीमा निगम। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प भारतीय बीमा उद्योग के लिए नियामक संस्था है, यानी कि भारत में जो बीमा उद्योग संचालित हो रही है, जितने भी बीमा कंपनियां हैं, उन सब का मालिक कौन है। आप इनको अपने शब्दों में समझिए, यानी कि उन सब बीमा कंपनियों को देख रेख करने वाला कौन है, मॉनिटर कौन है, मालिक कौन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर का विकल्प भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, यानी कि भारत में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण बीमा उद्योग का नियामक रेगुलेटर है, यानी कि ख नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से क्या जोखिम का द्वितीयक भार है? क नंबर का विकल्प है कारोबार में रुकावट की कीमत, ख नंबर का विकल्प है क्षतिग्रस्त सामान की कीमत, ग नंबर का विकल्प है भविष्य में होने वाले संभावित नुकसानों की भरपाई करने के प्रावधान के तौर पर रिजर्व अलग करके रखना, घ नंबर का विकल्प है हार्ट अटैक के कारण अस्पताल में भर्ती होने के खर्चे। तो ये प्रश्न याद रखने वाला प्रश्न है, इसको याद रखिएगा कि जोखिम का द्वितीयक भार क्या होता है? भविष्य में होने वाले संभावित नुकसानों की भरपाई करने के प्रावधान के तौर पर रिजर्व अलग करके रखना। तो ग नंबर का विकल्प कह रहा है कि भविष्य में अगर कोई हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति करने के लिए धन को, पैसा को, रुपया को आरक्षित करके रखना, अलग से बचा करके रखना। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे। तो ग नंबर का जो विकल्प है भविष्य में होने वाले संभावित नुकसानों की भरपाई करने के प्रावधान के तौर पर रिजर्व अलग करके रखना, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से क्या जोखिम ट्रांसफर का एक तरीका है? क नंबर का विकल्प है बैंक फिक्स डिपॉजिट, ख नंबर का विकल्प है बीमा, ग नंबर का विकल्प है इक्विटी शेयर, घ नंबर का विकल्प है रियल एस्टेट। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्प में से जोखिम ट्रांसफर का तरीका कौन सा है, यानी कि व्यक्ति के ऊपर जो जोखिम होता है जब वो बीमा के जरिए बीमा कंपनी को हस्तांतरित कर देता है तो वो जोखिम ट्रांसफर कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर का विकल्प बीमा, यानी कि बीमा जो है वो जोखिम ट्रांसफर का एक उपाय है, यानी कि ख नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से किन परिस्थितियों में बीमा की जरूरत होगी? यहाँ 4 विकल्प के तौर पर 4 परिस्थिति दर्शाया गया है। हमें चुनाव करना है कि किन परिस्थितियों में बीमा की जरूरत होगी। क नंबर का विकल्प कर रहा है परिवार के एकमात्र कमाऊ व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो सकती है। ख नंबर के विकल्प में दिया गया है कोई व्यक्ति अपना बटुआ खो सकता है। ग नंबर के विकल्प में दिया गया है शेयर की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है। घ नंबर के विकल्प में दिया गया है सामान्य टूट फूट के कारण
कोई मकान अपना मूल्य खो सकता है। तो क नंबर के विकल्प में जो लिखा गया है, परिवार के एकमात्र कमाऊ व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो यही वाला जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। परिवार के एकमात्र कमाने वाले की असामयिक मृत्यु से पूरे परिवार को स्वयं ही अपने देखभाल करने की स्थिति में जीवन बीमा की खरीद आवश्यक हो जाती है। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे। अगर मान लिया जाए कि परिवार में एकमात्र कमाने वाला है और उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो फिर परिवार को कौन चलाएगा? इस दृष्टिकोण से उस व्यक्ति का बीमा लिया जा सकता है। ठीक है, आपको हम अपने शब्दों में बताए, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो क नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 हम लोग पढ़ेंगे, इनमें से कौन सी बीमा योजनाएं भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है? क नंबर का विकल्प है पीएम जन आरोग्य योजना, ख नंबर का विकल्प है पीएम फसल बीमा योजना, ग नंबर का विकल्प है पीएम सुरक्षा बीमा योजना, घ नंबर का विकल्प है उपरोक्त सभी। तो ऊपर दिए गए विकल्प नंबर क, ख और ग, इन तीनों विकल्प में पीएम शब्द जुड़ा हुआ है, यानी कि ये तीनों योजनाएं जो है भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर का विकल्प उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 6 हम लोग पढ़ेंगे, इनमें से कौन सा विकल्प बीमा योग्य जोखिम को नहीं दर्शाता है? यानी कि इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो बीमा योग्य जोखिम को नहीं दर्शाता है? सिंपली इसको आप अपने शब्दों में समझिए कि जिसका बीमा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इन चारों विकल्प में से किसका बीमा नहीं हो सकता है? ख नंबर का विकल्प चोरी के सामान का बीमा नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि ख नंबर का विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 हम लोग पढ़ेंगे, घुड़सवारी में हुई एक दुर्घटना के बाद गीली जमीन पर पड़े रहने के कारण श्री पिंटू को निमोनिया हो जाता है। निमोनिया से श्री पिंटू की मौत हो जाती है। मृत्यु का आसन्न कारण क्या है? यानी कि मृत्यु का नजदीकी कारण क्या है? क नंबर का विकल्प है निमोनिया, ख नंबर का विकल्प है घोड़ा, ग नंबर का विकल्प है घुड़सवारी में दुर्घटना और घ नंबर का विकल्प है बदकिस्मती। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सबसे नजदीकी कारण क्या है श्री पिंटू के मौत का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घुड़सवारी में दुर्घटना। उसकी दुर्घटना हुई जिसके कारण वो गीली जमीन पर गिरा, गिरे रहने के कारण उसको निमोनिया हुआ और फिर श्री पिंटू की मौत हो जाती है। तो मेन कारण हुआ घुड़सवारी में दुर्घटना। ठीक है, यानी कि ग नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 हम लोग पढ़ेंगे, इनमें से क्या जबरदस्ती दबाव का एक उदाहरण है? क नंबर का विकल्प है रमेश एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जिसकी बारीकियों की उसे जानकारी नहीं है। ख नंबर का विकल्प है रमेश महेश को धमकी देता है कि अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करने पर उसे मार डालेगा। ग नंबर का विकल्प है रमेश महेश से अनुबंध पर हस्ताक्षर कराने के लिए अपनी पेशेवर स्थिति का इस्तेमाल करता है। घ नंबर का विकल्प है रमेश महेश से अनुबंध पर हस्ताक्षर कराने के लिए झूठी जानकारी देता है। तो इन चारों विकल्प में से वो कौन सा विकल्प है जो जबरदस्ती या दबाव का उदाहरण है? तो ख नंबर का जो विकल्प है रमेश महेश को धमकी देता है कि अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करने पर उसे मार डालेगा, यही जबरदस्ती या दबाव का उदाहरण है। यानी कि ख नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 हम लोग पढ़ेंगे, रमेश इनमें से किस विकल्प का बीमा नहीं कर सकता है? यहाँ 4 विकल्प दिया हुआ है, किस विकल्प का बीमा रमेश नहीं कर सकता है? क नंबर का विकल्प है रमेश का मकान, ख नंबर का विकल्प है रमेश की पत्नी, ग नंबर का विकल्प है रमेश का दोस्त, घ नंबर का विकल्प है रमेश के माता पिता। तो कोई भी व्यक्ति उसी चीज का बीमा कर सकता है जिसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट दिखता हो। मकान चूंकि रमेश का है इसलिए मकान का बीमा रमेश कर सकता है, रमेश अपनी पत्नी का बीमा कर सकता है, रमेश अपने माता पिता का बीमा ले सकता है, लेकिन रमेश अपने दोस्त का बीमा नहीं ले सकता है चूंकि रमेश और उसके दोस्त के बीच इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं दिखता है, यानी कि बीमा योग्य हित नहीं दिखता है। इसलिए ग नंबर का जो विकल्प है रमेश का दोस्त, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि रमेश अपने दोस्त का बीमा नहीं ले सकता है। प्रश्न संख्या 10 हम लोग पढ़ेंगे, योगदान के सिद्धांत का क्या महत्व है?
कौन नंबर के विकल्प में है यह पक्का करता है कि बीमा कंपनी के साथ साथ बीमा धारक भी दावे के कुछ हिस्सों का योगदान करे। ख नंबर का विकल्प है यह पक्का करता है कि वे सभी बीमा धारक जो पूल का हिस्सा हैं पूल के किसी प्रतिभागी द्वारा किए गए दावे में अपने प्रीमियम भुगतान के अनुपात में योगदान करें। ग नंबर का विकल्प है यह पक्का करता है कि एक ही विषय वस्तु को कवर करने वाली कई बीमा कंपनियां विषय वस्तु में अपने एक्सपोजर के अनुपात में एक साथ मिलकर दावा राशि में योगदान करें। घ नंबर का विकल्प है यह पक्का करता है कि बीमा धारक कई वर्षों तक चलने वाली समान किस्तों में प्रीमियम का योगदान करे। तो इन चारों विकल्प में से सही उत्तर क्या होगा, ये प्रश्न का उत्तर आप याद रखिएगा कि योगदान के सिद्धांत का क्या महत्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर का विकल्प। यह पक्का करता है कि एक ही विषय वस्तु को कवर करने वाली कई बीमा कंपनियां विषय वस्तु में अपने एक्सपोजर के अनुपात में एक साथ मिलकर दावा राशि में योगदान करें। ठीक है, यानी कि ग नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से कौन सा विकल्प मान्य बीमा अनुबंध का एक तत्व नहीं हो सकता है। क नंबर का विकल्प है प्रस्ताव और स्वीकृति। ख नंबर का विकल्प है जबरदस्ती दबाव। ग नंबर का विकल्प है प्रतिफल। घ नंबर का विकल्प है कानूनी आधार। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्प में से वो कौन सा विकल्प है ऐसा जो एक मान्य बीमा अनुबंध का तत्व नहीं हो सकता है। विकल्प देख करके तो आप समझ गए होंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर का विकल्प जबरदस्ती या दबाव, यानी कि जबरदस्ती या दबाव मान्य बीमा अनुबंध का एक तत्व नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 हम लोग पढ़ेंगे। फ्री लुक अवधि के दौरान अगर पॉलिसी धारक जिसने किसी एजेंट के माध्यम से पॉलिसी खरीदी है इसके किसी भी नियम और शर्त से असहमत होता है तो वह इसे वापस करके रिफंड प्राप्त कर सकता है। यह रिफंड इन शर्तों के अधीन होगा। यहाँ 4 विकल्प दिया हुआ है, माना कि ये 4 शर्त है। ठीक है, तो किन शर्तों के अधीन होगा। कौन नंबर का विकल्प है वह पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर इस विकल्प का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ख नंबर का विकल्प है उसे लिखित रूप में बीमा कंपनी को इस बारे में बताना होगा। ग नंबर का विकल्प है प्रीमियम रिफंड को कवर की गई अवधि के लिए जोखिम प्रीमियम के अनुपात में समायोजित किया जाएगा। साथ ही बीमा कंपनी द्वारा चिकित्सा जांच में किए गए खर्च और स्टंप ड्यूटी शुल्क भी प्रीमियम रिफंड की रकम से काट लिए जाएंगे। ग नंबर वाले विकल्प को हम अपने शब्दों में बता दे रहे हैं आपको कि ग नंबर वाले विकल्प में क्या कर रहा है कि प्रीमियम रिफंड को कवर की गई अवधि के लिए जोखिम प्रीमियम के अनुपात में समायोजित किया जाएगा, यानी कि जितनी अवधि तक जोखिम कवर किया गया है उसका प्रीमियम काट लिया जाएगा। साथ ही बीमा कंपनी ने जो चिकित्सा जांच कराए हैं उसके खर्च काट लिए जाएंगे। स्टंप ड्यूटी शुल्क भी प्रीमियम रिफंड की रकम से काट लिए जाएंगे। यही ग नंबर वाले विकल्प में कह रहा है। और घ नंबर वाले विकल्प में क्या कह रहा है, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर का विकल्प उपरोक्त सभी, यानी कि फ्री लुक अवधि के दौरान अगर कोई व्यक्ति अपना पॉलिसी रिफंड करता है या अपना पॉलिसी वापस करता है तो वापसी क, ख और ग इन तीनों शर्तों के अधीन होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर का विकल्प उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 13 हम लोग पढ़ेंगे। अगर पॉलिसी धारक ने कोई पॉलिसी खरीदी है और वह इसे नहीं रखना चाहता है तो डैश की अवधि के दौरान इसे वापस करके रिफंड प्राप्त कर सकता है। क नंबर का विकल्प है स्वतंत्र मूल्यांकन। ख नंबर का विकल्प है फ्री लुक। ग नंबर का विकल्प है रद्द करने। घ नंबर का विकल्प है फ्री ट्रायल। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अगर पॉलिसी धारक ने कोई पॉलिसी खरीदी है और वह इसे नहीं रखना चाहता है तो वह फ्री लुक अवधि के दौरान
इसे वापस करके रिफंड प्राप्त कर सकता है। फ्री लुक को हम मुक्त लुक इन अवधि भी कहते हैं। यानी कि ख नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 हम लोग पढ़ेंगे। बीमा में रेटिंग को प्रभावित करने वाले 2 कारकों की पहचान करें। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वो 2 कारक कौन से हैं जो बीमा में रेटिंग को प्रभावित करते हैं। रेटिंग का अर्थ तो आप समझते होंगे कि कभी कभी हम लोग कहते हैं कि आप इसको कितना रेटिंग देंगे, तो उसी रेटिंग की चर्चा यहाँ हो रही है कि बीमा में वो 2 कौन से कारक हैं जो रेटिंग को प्रभावित करते हैं। क नंबर का विकल्प है जोखिम की संभावना और गंभीरता। ख नंबर का विकल्प है जोखिम का स्रोत और प्रकृति। ग नंबर का विकल्प है जोखिम का स्रोत और समय। घ नंबर का विकल्प है जोखिम की प्रकृति और प्रभाव। तो इन चारों विकल्प में से क नंबर का जो विकल्प है जोखिम की संभावना और गंभीरता, यानी कि जोखिम कितना संभावित है और जोखिम कितना गंभीर हो सकता है या जोखिम कितना गंभीर है, ठीक है। यानी कि क नंबर का जो विकल्प है जोखिम की संभावना और गंभीरता, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये 2 कारक ऐसे हैं जो बीमा में रेटिंग को प्रभावित करते हैं, ठीक है। यानी कि क नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 हम लोग पढ़ेंगे। शुद्ध प्रीमियम क्या है? ये प्रश्न उत्तर आप याद रखिएगा, ये याद रखने वाला प्रश्न है। क नंबर का विकल्प है इतना अधिक प्रीमियम कि उससे सिर्फ नुकसानों की भरपाई की जा सके, उसी को शुद्ध प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। ख नंबर का विकल्प है समाज के सीमांत सदस्यों के लिए लागू प्रीमियम। ग नंबर का विकल्प है प्रशासनिक लागतों के लिए लोडिंग के बाद प्रीमियम। घ नंबर का विकल्प है नुकसान के सबसे हाल के अनुभव की अवधि से प्राप्त प्रीमियम, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क नंबर का विकल्प इतना अधिक प्रीमियम कि उससे सिर्फ नुकसानों की भरपाई की जा सके, ठीक है, उसी को शुद्ध प्रीमियम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16 हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से कौन सी गतिविधियों को दावों के पेशेवर निपटान के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्प में से, इन चारों गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि ऐसी है जिसको दावों के क्लेम के पेशेवर निपटान के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। पहला विकल्प यानी क नंबर का विकल्प है नुकसान के कारण से जुड़ी जानकारी मांगना। ख नंबर का विकल्प है दावों पर पूर्वाग्रह के साथ विचार करना। ग नंबर का विकल्प है यह पता लगाना कि क्या नुकसान किसी बीमित खतरे का परिणाम था। घ नंबर का विकल्प है दावे के तहत देय राशि की मात्रा निर्धारित करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दावों पर पूर्वाग्रह के साथ विचार करना। पूर्वाग्रह मतलब समझिए कि ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ख नंबर का जो विकल्प है दावों पर पूर्वाग्रह के साथ विचार करना, इसी विकल्प को पेशेवर निपटान के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि ख नंबर का विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से क्या आमतौर पर बीमा प्रोस्पेक्टस का हिस्सा नहीं होता है? इन चारों विकल्प में से वो कौन सा विकल्प है जो बीमा प्रोस्पेक्टस का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। क नंबर का विकल्प है ओम्बड्समैन का नाम। ख नंबर का विकल्प है लाभों के दायरे की तारीख। ग नंबर का विकल्प है अधिकार। घ नंबर का विकल्प है अपवाद। तो ये प्रश्न उत्तर आप याद रखिएगा, ये याद रखने वाला प्रश्न उत्तर है कि ओम्बड्समैन का नाम बीमा प्रोस्पेक्टस का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। यानी कि क नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से कौन सा विकल्प प्रस्ताव फॉर्म के संबंध में प्रासंगिक नहीं है? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प ऐसा है जिसका जिक्र प्रस्ताव फॉर्म में नहीं होता है। आप इसको ऐसे समझिए। क नंबर का विकल्प है परम सद्भाव। ख नंबर का विकल्प है दावे की अपेक्षित राशि। ग नंबर का विकल्प है महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करने का दायित्व। घ नंबर का विकल्प है उपलब्ध कराई गई जानकारी की गोपनीयता। तो ख नंबर के विकल्प में जो लिखा गया है दावे की अपेक्षित राशि, यानी कि जब आप दावा करेंगे तो आपको लमसम इतना मिलेगा, इसी का जिक्र जो है
प्रस्ताव फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, तो प्रस्ताव फॉर्म के संबंध में प्रासंगिक नहीं है क्या? दावे की अपेक्षित राशि। प्रश्न संख्या 19 हम लोग पढ़ेंगे, इनमें से क्या मान्य आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार्य नहीं है? यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, 4 प्रमाण पत्र दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इन चारों प्रमाण पत्र में से वो कौन सा प्रमाण पत्र ऐसा है जो मान्य आयु प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार्य नहीं है। हमें उसका चुनाव करना है। क नंबर के विकल्प में दिया गया है नगरपालिका के रिकॉर्ड से निकाला गया जन्म प्रमाण पत्र। ख नंबर के विकल्प में है विधायक द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र। ग नंबर के विकल्प में है पासपोर्ट। घ नंबर के विकल्प में है पैन कार्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधायक द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, यानी कि ख नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 हम लोग पढ़ेंगे, ग्राहक के आजीवन मूल्य का क्या मतलब है? क नंबर का विकल्प है ग्राहक को आजीवन सेवा प्रदान करने में किए गए खर्चों का कुल योग। ख नंबर का विकल्प है ग्राहक से मिले कारोबार के आधार पर ग्राहक को दिया गया रैंक। ग नंबर का विकल्प है उन आर्थिक लाभों का योग जो ग्राहक के साथ लंबी अवधि का संबंध बनाने से प्राप्त हो सकते हैं। घ नंबर का विकल्प है अधिकतम बीमा जो ग्राहक को दिया जा सकता है। तो ग्राहक के आजीवन मूल्य का क्या मतलब होता है? तो हम इसको अपने शब्दों में आपको बताने की कोशिश करते हैं। हम ग्राहक के साथ लंबी अवधि तक रिलेशनशिप रखते हैं और उस अवधि के दौरान जो ग्राहक से हम प्रॉफिट कमाते हैं वही ग्राहक के आजीवन मूल्य का अर्थ होता है। तो उसी को यहाँ पर सेंटेंस बना के लिखा गया है ग नंबर में कि उन आर्थिक लाभों का योग जो ग्राहक के साथ लंबी अवधि का संबंध बनाने से प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि ग नंबर का विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 हम लोग पढ़ेंगे, उस परिदृश्य को पहचाने जहां बीमा की जरूरत के लिए विचार विमर्श करना जरूरी नहीं है। यहाँ 4 विकल्प के तौर पर 4 परिदृश्य दर्शाया गया है। हमें देखना है कि सही उत्तर क्या होगा। क नंबर का विकल्प है संपत्ति बीमा। ख नंबर का विकल्प है कारोबार देयता बीमा। ग नंबर का विकल्प है तीसरे पक्ष की देयता के लिए मोटर बीमा यानी कि थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस। घ नंबर का विकल्प है अग्नि बीमा। तो याद रखिएगा ग नंबर का जो विकल्प है तीसरे पक्ष की देयता के लिए मोटर बीमा यानी कि थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की जरूरत के लिए विचार विमर्श करना जरूरी नहीं है। यानी कि ग नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 हम लोग पढ़ेंगे, इनमें से किसकी वजह से एक स्वस्थ बेहतर संबंध नहीं बनता है? क नंबर का विकल्प है आकर्षण। ख नंबर का विकल्प है विश्वास भरोसा। ग नंबर का विकल्प है संवाद संचार। घ नंबर का विकल्प है नापसंद होना। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है किसकी वजह से एक अच्छा संबंध, एक स्वस्थ संबंध, एक बेहतर संबंध नहीं बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नापसंद होना। अगर आप ग्राहक को नापसंद हैं तो आप ग्राहक के साथ एक बेहतर संबंध नहीं बना पाएंगे। ठीक है, या ग्राहक के साथ एक बेहतर संबंध नहीं बनता है। ठीक है, यानी कि घ नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 हम लोग पढ़ेंगे, इनमें से क्या सक्रिय रूप से सुनने का एक तत्व नहीं है? क नंबर का विकल्प है अच्छी तरह ध्यान देना। ख नंबर का विकल्प है बेहद पूर्वाग्रह होना। ग नंबर का विकल्प है हमदर्दी से सुनना। घ नंबर का विकल्प है सही तरीके से जवाब देना। तो यहाँ 4 विकल्प के तौर पर 4 तत्व दिया गया है। हमें चुनाव करना है सही उत्तर का। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या सक्रिय रूप से सुनने का एक तत्व नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेहद पूर्वाग्रह होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना, जो सक्रिय रूप से सुनने का एक तत्व नहीं है। यानी कि ग्राहक क्या कह रहा है हम उसको अच्छी तरह से सुने, सक्रिय रूप से सुने। कौन सा तत्व ऐसा है जो हमें रोकता है? तो बेहद पूर्वाग्रह होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना, जो हमें सक्रिय रूप से या अच्छी तरह से सुनने नहीं देता है। अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि नहीं ग्राहक ऐसा ही बोलेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो वो हमें रोकता है। क्या रोकता है? सक्रिय रूप से सुनने में रोकता है। ठीक है, यानी कि अच्छी तरह से हम उसके बातों में ध्यान नहीं देते हैं। प्रश्न संख्या 24 हम लोग पढ़ेंगे, इनमें से क्या नैतिक आचरण की विशेषता नहीं है? क नंबर का विकल्प है सटीक खुलासे करना
ताकि ग्राहक को जानकार निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके। ख नंबर का विकल्प है ग्राहक क्लाइंट के कारोबार और निजी जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना। ग नंबर का विकल्प है खुद के हितों को ग्राहक के हितों से आगे रखना। घ नंबर का विकल्प है ग्राहक के हितों को खुद के हितों से आगे रखना। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो नैतिक आचरण की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खुद के हितों को ग्राहक के हितों से आगे रखना। यानी कि पहले खुद के बारे में सोचना, उसके बाद ग्राहक के बारे में सोचना। यानी कि पहले अपना लाभ देखना, उसके बाद ग्राहक का लाभ देखना। ठीक है, आप इसको अपने शब्दों में समझिए। तो ग नंबर का जो विकल्प दिया गया है खुद के हितों को ग्राहक के हितों से आगे रखना, यानी कि पहले अपना प्रॉफिट देखना, उसके बाद ग्राहक का प्रॉफिट देखना, यही नैतिक आचरण की विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 25 हम लोग पढ़ेंगे। डैश का अधिकार क्षेत्र उन शिकायतों पर ध्यान देना है जहां सामानों या सेवाओं का मूल्य और मुआवजों का दावा 1 करोड़ रुपया तक का है। क नंबर का विकल्प है जिला आयोग, ख नंबर का विकल्प है राज्य आयोग, ग नंबर का विकल्प है जिला परिषद, घ नंबर का विकल्प है राष्ट्रीय आयोग। तो ये याद रखने वाला प्रश्न उत्तर है, इसको याद रखिएगा कि जिला आयोग का अधिकार क्षेत्र उन शिकायतों पर ध्यान देना है जहां सामानों या सेवाओं का मूल्य और मुआवजों का दावा 1 करोड़ रुपया तक का है। यानी कि क नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ 4 कथन दिया गया है, इन चारों कथन में से कौन सा कथन सही है? एक बीमा एजेंट यह करेगा। इन चारों विकल्प में से कौन सा कथन सही है, हमें उसका चुनाव करना है। क नंबर का विकल्प है बीमा कंपनी द्वारा बगैर नियुक्ति के बीमा कारोबार मांगना या प्राप्त करना। ख नंबर का विकल्प है प्रस्ताव फॉर्म में कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने के लिए प्रस्तावक को प्रलोभन देना। ग नंबर का विकल्प है प्रस्तावक द्वारा मांगे जाने पर बिक्री के लिए उपलब्ध बीमा उत्पाद के संबंध में कमीशन के पैमाने बताना। घ नंबर का विकल्प है ऐसी दरों, लाभों, नियमों और शर्तों की पेशकश करना जो उसकी बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तावित दरों, लाभों, नियमों और शर्तों से अलग है। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है, हमें उसका चुनाव करना है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक बीमा एजेंट यह करेगा। ग नंबर के विकल्प में जो लिखा गया है प्रस्तावक द्वारा मांगे जाने पर बिक्री के लिए उपलब्ध बीमा उत्पाद के संबंध में कमीशन के पैमाने बताना। यानी कि इस प्रोडक्ट में इतना कमीशन है, इस प्रोडक्ट में इतना कमीशन है, इस प्रोडक्ट में इतना कमीशन है। अगर ग्राहक ये जानकारी एजेंट से, एडवाइजर से मांगे तो एजेंट को ये ग्राहक को बताना है। ठीक है, यही ग नंबर के सेंटेंस में कह रहा है कि प्रस्तावक द्वारा मांगे जाने पर बिक्री के लिए उपलब्ध बीमा उत्पाद के संबंध में कमीशन के पैमाने बताना, यही एक बीमा एजेंट करेगा। ठीक है, यानी कि ग नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 हम लोग पढ़ेंगे। सही उत्तर चुनें। एक बीमा एजेंट को इस बात की अनुमति होती है। यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, इस 4 विकल्प में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। क नंबर के विकल्प में लिखा गया है किसी अन्य बीमा एजेंट द्वारा पेश किए गए किसी प्रस्ताव में हस्तक्षेप करना। ख नंबर में लिखा गया है बीमा पॉलिसियां मांगने और प्राप्त करने के लिए बहुस्तरीय बिक्री का सहारा लेना। ग नंबर का विकल्प है किसी बीमा अनुबंध के तहत लाभार्थी से बीमा की आय का एक हिस्सा प्राप्त करना। घ नंबर के विकल्प में दिया गया है बिक्री के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पाद के संबंध में बीमा कंपनी द्वारा लिया जाने वाला प्रीमियम बताना। तो यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक बीमा एजेंट को इस बात की अनुमति होती है। किस बात की अनुमति होती है? तो घ नंबर में जो दिया गया है बिक्री के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पाद के संबंध में बीमा कंपनी द्वारा लिया जाने वाला प्रीमियम बताना, इसी बात की अनुमति होती है कि अलग अलग प्रोडक्ट में, अलग अलग स्कीम में क्या क्या प्रीमियम लिया जाता है बीमा कंपनी के द्वारा, ये चीज ग्राहक को बताना। यही घ नंबर के सेंटेंस में कहा जा रहा है कि बिक्री के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पाद के संबंध में बीमा कंपनियों द्वारा
लिया जाने वाला प्रीमियम बताना। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे। तो घ नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 हम लोग पढ़ेंगे, जोखिम घटने के अवसरों को कम करने संबंधी उपायों को डैश कहते हैं। पहला विकल्प है जोखिम अपने पास रखना, ख नंबर का विकल्प है हानि रोकथाम, ग नंबर का विकल्प है जोखिम ट्रांसफर, घ नंबर का विकल्प है जोखिम से बचाव। तो ये रटने वाला प्रश्न उत्तर है, इसको रट लीजिएगा कि जोखिम घटने के अवसरों को कम करने संबंधी उपायों को हानि रोकथाम कहते हैं। ठीक है, यानी कि ख नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था। क नंबर का विकल्प है 2000 ईस्वी, ख नंबर का विकल्प है 1999 ईस्वी, ग नंबर का विकल्प है 2001 ईस्वी और घ नंबर का विकल्प है 2004 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क नंबर का विकल्प 2000 ईस्वी, यानी कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी, यानी कि क नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 हम लोग पढ़ेंगे, मल्होत्रा कमेटी किस वर्ष स्थापित हुई थी। क नंबर का विकल्प है 1997, ख नंबर का विकल्प है 1994, ग नंबर का विकल्प है 1993 और घ नंबर का विकल्प है 2001 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ग नंबर का विकल्प 1993 ईस्वी में मल्होत्रा कमेटी की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 31 हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय जीवन बीमा निगम किस वर्ष स्थापित हुई थी। क नंबर का विकल्प है 1947, ख नंबर का विकल्प है 1956, ग नंबर का विकल्प है 1955, घ नंबर का विकल्प है 1972 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर का विकल्प 1956 ईस्वी, यानी कि ख नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 हम लोग पढ़ेंगे, भारत सरकार ने गैर जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था। क नंबर का विकल्प है 1947 ईस्वी, ख नंबर का विकल्प है 1956 ईस्वी, ग नंबर का विकल्प है 1972 ईस्वी, घ नंबर का विकल्प है 1977 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर का विकल्प 1972 ईस्वी। जी हाँ, 1972 ईस्वी में गैर जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 हम लोग पढ़ेंगे, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन GIC आज डैश के तौर पर कार्य कर रही है। क नंबर का विकल्प है गैर जीवन बीमा कंपनी, ख नंबर का विकल्प है जीवन बीमा कंपनी, ग नंबर का विकल्प है पुनर्बीमा कंपनी, घ नंबर का विकल्प है स्वास्थ्य बीमा कंपनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर का विकल्प पुनर्बीमा कंपनी। अब हम लोग उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन GIC आज पुनर्बीमा कंपनी के तौर पर कार्य कर रही है, यानी कि ग नंबर का विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 हम लोग पढ़ेंगे, आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत डैश से हुई थी। क नंबर का विकल्प है बोटमरी, ख नंबर का विकल्प है लॉयड्स, ग नंबर का विकल्प है रोड्स, घ नंबर का विकल्प है मल्होत्रा समिति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर का विकल्प लॉयड्स। अब हम लोग उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे कि आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत लॉयड्स से हुई थी, यानी कि ख नंबर का विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 हम लोग पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का बीमा करता है। क नंबर का विकल्प है भारतीय बीमा प्राधिकरण, ख नंबर का विकल्प है भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, ग नंबर का विकल्प है भारतीय जीवन बीमा निगम, घ नंबर का विकल्प है HDFC जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का बीमा करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये याद रखिएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र का बीमा करता कौन है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको हम लोग LIC भी कहते हैं, यानी कि ग नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 हम लोग पढ़ेंगे, जीवन बीमा के संदर्भ में बीमा योग्य हित कब विद्यमान होना जरूरी है। क नंबर का विकल्प है बीमा कराते समय, ख नंबर का विकल्प है दावे के समय, ग नंबर का विकल्प है जीवन बीमा के मामले में बीमा योग्य हित होना आवश्यक नहीं है, घ नंबर का विकल्प है या तो पॉलिसी लेते समय या दावे के समय। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जीवन बीमा के संदर्भ में बीमा योग्य हित यानी कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट
कब होना जरूरी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीमा कराते समय। बीमा कराते समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखा जाता है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट मौजूद है तो बीमा होगा, अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट मौजूद नहीं है तो बीमा नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम बीमा उसी का ले सकते हैं जिसके रहने से हमको लाभ हो, जिसके ना रहने से हमको नुकसान हो। यानी कि मान लेते हैं कि रमेश एक व्यक्ति है, रमेश अपने पुत्र का बीमा ले सकता है, लेकिन रमेश अपने मित्र का बीमा नहीं ले सकता है। क्योंकि रमेश के पुत्र के ना रहने पर रमेश को क्षति हो सकती है, लेकिन रमेश के मित्र के ना रहने पर रमेश को क्षति नहीं हो सकती है। यही होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क नंबर का विकल्प। प्रश्न संख्या 37 हम लोग पढ़ेंगे। बीमा योग्य हित के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क नंबर का विकल्प है अपने पुत्र के लिए पिता द्वारा बीमा पॉलिसी लेना। ख नंबर का विकल्प है पति पत्नी द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना। ग नंबर का विकल्प है मित्रों द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना। घ नंबर का विकल्प है नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के लिए बीमा लेना। तो यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट के संबंध में, बीमा योग्य हित के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यानी कि कौन सा सही नहीं है। इन चारों में से हमें उसका चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना, यानी कि मित्र अपने मित्र का बीमा नहीं ले सकता है, यही सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर का विकल्प। प्रश्न संख्या 38 हम लोग पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा पक्ष जीवन बीमा अनुबंध करने योग्य नहीं है? क नंबर का विकल्प है व्यवसाय मालिक। ख नंबर का विकल्प है नाबालिग। ग नंबर का विकल्प है गृहिणी। घ नंबर का विकल्प है सरकारी कर्मचारी। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो जीवन बीमा अनुबंध करने योग्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर का विकल्प नाबालिग, जो जीवन बीमा अनुबंध करने योग्य नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ख नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 हम लोग पढ़ेंगे। निम्न कार्यों में से कौन सा परम सद्भाव के सिद्धांत को बताता है? क नंबर का विकल्प है बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात चिकित्सा स्थितियों के बारे में नहीं बताना। ख नंबर का विकल्प है बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं करना। ग नंबर का विकल्प है बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना। घ नंबर का विकल्प है समय पर प्रीमियम भुगतान करना। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न कार्यों में से कौन सा परम सद्भाव के सिद्धांत को बताता है। यहाँ 4 विकल्प दिया गया है क ख ग घ। इसको आप 4 कार्य समझ लीजिए। इन चारों कार्यों में से कौन सा कार्य ऐसा है जो परम सद्भाव के सिद्धांत को बताता है? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर परम सद्भाव का सिद्धांत होता क्या है। तो यह बीमा अनुबंध का एक मौलिक सिद्धांत है। याद रखिएगा कि यह बीमा अनुबंध का एक मौलिक सिद्धांत है, जिसका मतलब होता है कि अनुबंध करने वाले प्रत्येक पक्ष बीमा की विषय वस्तु से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करे। एक पक्ष होता है कस्टमर, दूसरा पक्ष होता है बीमा कंपनी, यानी कि जो बीमा बेचती है। बीमा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करे, यही परम सद्भाव का सिद्धांत हमें बताता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर का विकल्प बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना। यही कार्य जो है परम सद्भाव के सिद्धांत को बताता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 हम लोग पढ़ेंगे। अपनी बीमा पॉलिसी के संबंध में शिकायत करने के लिए एक ग्राहक डैश के माध्यम से इरडा से संपर्क कर सकता है। क नंबर का विकल्प है IGMS। ख नंबर का विकल्प है जिला उपभोक्ता कमीशन। ग नंबर का विकल्प है लोकपाल और घ नंबर का विकल्प है उपरोक्त तीनों। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा IGMS इसका सही उत्तर होगा। अब हम लोग उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे कि अपनी बीमा पॉलिसी के संबंध में शिकायत करने के लिए एक ग्राहक IGMS के माध्यम से इरडा यानी कि IRDAI से संपर्क कर सकता है, यानी कि क नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैध उपभोक्ता शिकायत का आधार नहीं बन सकता है? क नंबर का विकल्प है उत्पाद की MRP से अधिक कीमत वसूलने वाला दुकानदार। ख नंबर का विकल्प है ग्राहक को अपनी श्रेणी में सबसे अच्छे उत्पाद की सलाह नहीं देने वाला दुकानदार। ग नंबर का विकल्प है दवा की बोतल पर एलर्जी की चेतावनी न देना।
घ नंबर का विकल्प है दोषपूर्ण उत्पाद। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैध उपभोक्ता शिकायत का आधार नहीं बन सकता है। यानी कि इन 4 विकल्प में से वो कौन सा विकल्प है जिसका कंप्लेन उपभोक्ता शिकायत का आधार नहीं बन सकता है, यानी कि एक कस्टमर कंप्लेन का बेस नहीं बन सकता है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए। तो ख नंबर का जो विकल्प है, ग्राहक को अपनी श्रेणी में सबसे अच्छे उत्पाद की सलाह नहीं देने वाला दुकानदार, यानी कि दुकानदार को जो प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगता है उसकी सलाह अगर वो कस्टमर को नहीं देता है तो कस्टमर इसके विपरीत कंप्लेन नहीं कर सकता है। यानी कि ये वैध उपभोक्ता शिकायत का आधार नहीं बनेगा कि फलाना दुकानदार ने हमको इस उत्पाद के बारे में सलाह नहीं दिया जो उसको अच्छा लगता है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए। तो ख नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 हम लोग पढ़ेंगे। IGMS शब्द का विस्तार करें। पहला विकल्प है इंश्योरेंस जनरल मैनेजमेंट सिस्टम। ख नंबर का विकल्प है इंडियन जनरल मैनेजमेंट सिस्टम। ग नंबर का विकल्प है इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। घ नंबर का विकल्प है इंटेलिजेंट ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। तो IGMS शब्द का अगर विस्तार करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर का विकल्प इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। ये याद रखने वाला प्रश्न उत्तर है, इसको आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 43 हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से कौन सी उपभोक्ता शिकायत निवारण एजेंसी 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक के उपभोक्ता विवादों का निपटारा करेगी। क नंबर का विकल्प है जिला आयोग। ख नंबर का विकल्प है राज्य आयोग। ग नंबर का विकल्प है राष्ट्रीय आयोग। घ नंबर का विकल्प है जिला परिषद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर का विकल्प राज्य आयोग। ठीक है, ये याद रखने वाला प्रश्न उत्तर है, इसको रट लीजिएगा, याद रखिएगा। ख नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 हम लोग पढ़ेंगे। बीमा लोकपाल द्वारा पास किया गया एक अवार्ड किसके लिए बाध्य होता है। क नंबर का विकल्प है बीमित। ख नंबर का विकल्प है बीमाकर्ता। ग नंबर का विकल्प है बीमा अभिकर्ता। घ नंबर का विकल्प है बीमा ब्रोकर। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बीमा लोकपाल द्वारा पास किया गया एक अवार्ड यानी कि एक डिसीजन किसके लिए बाध्य होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर का विकल्प बीमाकर्ता, यानी कि जो लोगों का बीमा करती है, यानी कि कंपनी। ठीक है, यानी कि ख नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 हम लोग पढ़ेंगे। बीमा लोकपाल एक शिकायत निवारण संस्था है जिसको डैश ने स्थापित किया है। क नंबर का विकल्प है भारत सरकार। ख नंबर का विकल्प है भारतीय जीवन बीमा निगम। ग नंबर का विकल्प है इरडा। घ नंबर का विकल्प है बीमा काउंसिल। तो ये रटने वाला प्रश्न उत्तर है, इसको रट लीजिएगा, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर का विकल्प बीमा काउंसिल। अब हम लोग उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे कि बीमा लोकपाल एक शिकायत निवारण संस्था है जिसको बीमा काउंसिल ने स्थापित किया है, यानी कि घ नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 हम लोग पढ़ेंगे। IGMS ने डैश को ग्राहकों की शिकायत निवारण के लिए शुरू किया है। क नंबर का विकल्प है भारतीय जीवन बीमा निगम। ख नंबर का विकल्प है भारत सरकार। ग नंबर का विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय। घ नंबर का जो विकल्प है वो है इरडा, IRDAI। ठीक है, तो ये रटने वाला प्रश्न उत्तर है, इसको रट लीजिएगा, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर का विकल्प इरडा, जिसको हम लोग IRDAI भी कहते हैं। अब हम लोग उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे कि IGMS को इरडा ने ग्राहकों की शिकायत निवारण के लिए शुरू किया है, यानी कि घ नंबर का जो विकल्प है सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 हम लोग पढ़ेंगे। एक बीमा धारक द्वारा बीमा कंपनी की सेवाओं की कमी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने का कौन सा उपयुक्त फॉर्म है। क नंबर का विकल्प है राज्य का हाई कोर्ट। ख नंबर का विकल्प है इरडा। ग नंबर का विकल्प है भारतीय जीवन बीमा निगम। घ नंबर का विकल्प है उपभोक्ता फॉर्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर का विकल्प उपभोक्ता फॉर्म। एक बीमा धारक द्वारा बीमा कंपनी की सेवाओं की कमी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने का सबसे उपयुक्त फॉर्म है उपभोक्ता फॉर्म, यानी कि घ नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 हम लोग पढ़ेंगे। एक बीमा एजेंट का नियोक्ता कौन होता है। क नंबर का विकल्प है भारत सरकार। ख नंबर का विकल्प है इरडा, जिसको हम लोग IRDAI भी कहते हैं। ग नंबर का विकल्प है बीमा कंपनी। घ नंबर का विकल्प है उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक बीमा एजेंट को कौन नियुक्त करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौ नंबर का विकल्प बीमा कंपनी। प्रश्न संख्या 49 हम लोग पढ़ेंगे। बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत एक परीक्षा संस्था किस परीक्षा का संचालन करती है? क नंबर का विकल्प है एजेंटों के लिए भर्ती पूर्व परीक्षा, ख नंबर का विकल्प है भारतीय बीमा संस्थान के लिए लाइसेंसिएट की परीक्षा, ग नंबर का विकल्प है जीवन बीमा के एसोसिएट की परीक्षा, घ नंबर का विकल्प है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत एक परीक्षा संस्था किस परीक्षा का संचालन करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क नंबर का विकल्प एजेंटों के लिए भर्ती पूर्व परीक्षा। ठीक है, यानी कि क नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 हम लोग पढ़ेंगे। एक एजेंट को बर्खास्त किया जा सकता है तथा उसकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है अगर यह पाया जाए कि वह क नंबर का विकल्प है बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के विरुद्ध कार्य कर रहा है, ख नंबर का विकल्प है आचार संहिता के विरुद्ध कार्य कर रहा है, ग नंबर का विकल्प है नियुक्ति की शर्तों के विरुद्ध कार्य कर रहा है, घ नंबर का विकल्प है उपरोक्त तीनों में से कोई भी। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक एजेंट को बर्खास्त किया जा सकता है तथा उसकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है अगर यह पाया जाए कि वह, यहाँ क नंबर, ख नंबर और ग नंबर तीनों विकल्प सही है, इसलिए घ नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त तीनों में से कोई भी, यानी कि घ नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। इसका अगला भाग हम जल्द ही अपलोड करेंगे जिसमें शेष बचे प्रश्नोत्तर होंगे। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद।